हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाशन के पाठ 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके प्रश्न उत्तर जो रह गए थे उनको पढ़ाएंगे और सत्य असत्य और रिक्त स्थान। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में कंपटीशन लेवल के शॉर्ट वीडियो उपलब्ध हैं और क्लास 6 से क्लास 12 तक यानी 12 तक ग्रामर की पूरी क्लासें पढ़ी हुई हैं लॉन्ग वीडियो में। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। आपके आज की क्लास में अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो दिया है आपका क्वेश्चन पहला नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबोधित है। किससे संबोधित होता है? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, जिसमें पहला ए नंबर दिया है पोषण, नंबर बी है श्वसन, नंबर सी है उत्सर्जन, नंबर डी है परिवहन। तो इसमें क्या सही है आपका? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबोधित है। किससे संबोधित है? उत्सर्जन से। उत्तर में क्या लिख देंगे? उत्सर्जन। नंबर दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? नंबर ए पॉइंट दिया है जल का वाहन, नंबर बी दिया है भोजन का वाहन, नंबर सी दिया है अमीनो अम्ल का वाहन, आपका नंबर डी दिया है ऑक्सीजन का वाहन। तो इसमें से आपका कौन सा सही है? नंबर ए सही है, जिसमें दिया है जल का वाहन। नंबर ए उत्तर में डाल देंगे और लिखेंगे जल का वाहन। नंबर तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिए हैं नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, पॉइंट बी दिया है क्लोरोफिल, पॉइंट सी दिया है सूर्य का प्रकाश, पॉइंट डी दिया है उपरोक्त सभी। तो उत्तर डालेंगे, क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। यानी कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? तो स्वपोषी भोजन के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो ये तीनों जो पॉइंट दिए हैं आपके, ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें डी नंबर भी दिया है, जिसमें दिया है उपरोक्त सभी। तो यानी कि ये जब सभी आवश्यक हैं तो सीधा डी नंबर डाल के लिख देंगे उपरोक्त सभी। आपका चौथा प्रश्न दिया है क्या लिखा है? फाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? नंबर ए दिया है कोशिका द्रव्य, नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सी है हरित लवक, नंबर डी है केंद्रक। तो इसमें कौन सा सही है? इसका नंबर बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। फाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कैसी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर बी डाल देंगे, उत्तर में लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? क्या दिया है? 5वें नंबर में, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? उत्तर डालेंगे, इसमें लिखेंगे हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहार नाल की गुदान में होता है। क्या लिखेंगे? आहार नाल की गुदान में होता है। आगे लिखेंगे जठरी लाइफेस भोजन के फैट्स लिपिड्स को आंशिक रूप से तोड़ देता है। आंशिक रूप से पाचित भोजन इसके बाद अमाशय से क्षुद्रांत में आता है। क्या क्वेश्चन है आपका? दिया था हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो इसमें लिखेंगे, ये आपका क्षुद्रांत लिखा है, इसमें मिसप्रिंट है तो इसको सही से लिख लेना आप लोग। क्षुद्रांत दिया है हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहार नाल की क्षुद्रांत में होता है। किसमें होता है? क्षुद्रांत में होता है। जठरी लाइपेस भोजन के फैट्स
लिपिड्स को आंशिक रूप से तोड़ देता है। आंशिक रूप से पाचित भोजन इसके बाद अमाशय से क्षुद्रांत में आता है। यकृत द्वारा स्रवित पित्त भोजन में उपस्थित वसा लिपिड अणुओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। रस क्रिया को इमल्सीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण क्रिया कहते हैं। विघटित वसा को इमल्सिफाइड वसा कहते हैं। अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जिसमें लाइपेस एंजाइम होता है। लाइपेस एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसराल में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसराल में परिवर्तित कर देता है। अतः वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्या लिखेंगे? अतः वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। आपका छठा प्रश्न है, जिसमें दिया है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। क्या दिया है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। उत्तर में लिखेंगे लाल ग्रंथियों से उत्पन्न होने क्या लिखेंगे? लाल ग्रंथियों से उत्पन्न होने से, लाल ग्रंथियों से उत्पन्न होने, आगे आपका आगे उत्तर कराएंगे। क्या लिखेंगे उत्तर में? लाल ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में टायलिन एंजाइम है। क्या लिखेंगे? इस रस में टायलिन एंजाइम है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्सव क्या हैं। उपोत्थाव उत्पाद लिखेंगे। उपोत्पाद क्या हैं? उपोत्पाद क्या हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न हैं। पॉइंट फर्स्ट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे पर्णहरित। इसमें लिखेंगे पौधे के हरे भाग में पर्णहरित होता है, जो सौर ऊर्जा को संचित करता है। क्या लिखेंगे? पर्णहरित में पौधों के हरे भाग में पर्णहरित होता है, जो सौर ऊर्जा को संचित करता है। पॉइंट सेकंड लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे सूर्य का प्रकाश। इंग्लिश लिखेंगे सनलाइट। सूर्य के प्रकाश को क्या बोलते हैं? सनलाइट। उसके बाद लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में फोटॉन नामक सौर ऊर्जा के कण होते हैं। क्या लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश में फोटॉन नामक सौर ऊर्जा के कण होते हैं। इन कणों को क्लोरोफिल ए अपने अंदर संचित कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश में फोटॉन नामक सौर ऊर्जा के कण होते हैं। इन कणों को क्लोरोफिल ए अपने अंदर संचित कर लेते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे हेडिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? CO2। इसमें लिखेंगे यह गैस वायुमंडल में 0.03% होती है। पॉइंट 4 लिखेंगे जल। हेडिंग में क्या डालेंगे? H2O यानी जल। उसके आगे लिखेंगे जल को पौधे जड़ों द्वारा भूमि से
प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे? CCO2 + 12H2O क्या करेंगे? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद क्या निकलेगा आपका इधर समीकरण में? निकलेगा CaH12O6 6O2 + 6H2O। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां है। इसमें दिया है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। क्या लिखेंगे? जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ डालेंगे अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की तरफ नंबर 1 डालेंगे उत्तर में। पॉइंट फर्स्ट इसमें लिखेंगे वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय की तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन होता है आपका किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब इधर लिखेंगे पॉइंट सेकेंड वायवीय में इसमें लिखेंगे इस क्रिया में ग्लूकोज का पर्ण विखंडन होता है। क्या लिखेंगे? इस क्रिया में ग्लूकोज का पर्ण विखंडन होता है। और इधर लिखेंगे अवायवीय में पॉइंट सेकेंड में लिखेंगे इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। क्या लिखेंगे? अवायवीय में लिखेंगे इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। पॉइंट थर्ड लिखेंगे इधर वायवीय में यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता या होती है। इधर लिखेंगे पॉइंट थर्ड में यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। अवायवीय में क्या लिखेंगे? यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। वायवीय में लिखेंगे पॉइंट 4 इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38 यानी 38 ATP अणु बनते हैं। और अवायवीय में क्या लिखेंगे? इस क्रिया में ATP के केवल 2 अणु ही बनते हैं। इधर लिखेंगे नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे वायवीय में। इधर इसमें लिखेंगे इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होते हैं। पॉइंट 5 में क्या लिखेंगे? इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होते हैं। और अवायवीय में लिखेंगे इस क्रिया के अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड हैं। क्या लिखेंगे? 5वें पॉइंट में इस क्रिया के अंतिम उत्पाद एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इधर लिखेंगे नंबर 6 पॉइंट इसमें लिखेंगे यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। और इधर लिखेंगे अवायवीय में यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। क्या लिखेंगे? अवायवीय में यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न नंबर है 9वां। इसमें दिया है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए यूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? क्या लिखेंगे? गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं। क्या लिखा? कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। ये मिसप्रिंट की वजह से सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए हम आपको सही से बता रहे हैं। दिया है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती हैं
जिनका कार्य इसके क्षेत्रफल को गैसों के विनिमय हेतु अधिकतम करना होता है। क्या लिखेंगे? कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती हैं जिनका कार्य इसके क्षेत्रफल को गैसों के विनिमय हेतु अधिकतम करना होता है। नंबर 10वां प्रश्न दिया है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन गैस का संचरण करना है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो ऑक्सीजन की कम मात्रा शरीर में संचरित होगी अतः भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा, ऊर्जा का उत्पाद कम होगा। क्या लिखेंगे? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन गैस का संचरण करना है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो ऑक्सीजन की कम मात्रा शरीर में संचरित होगी अतः भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा, ऊर्जा का उत्पाद कम होगा। रुधिर के हीमोग्लोबिन की कमी को क्या लिखेंगे? रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी को रक्त अल्पता तथा इस प्रकार के व्यक्ति को रक्त अल्पक कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी को रक्त अल्पता तथा इस प्रकार के व्यक्ति को रक्त अल्पक कहते हैं। नंबर 11वां प्रश्न दिया है आपका, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे, दोहरे परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक क्या होता है? चक्र में हृदय से 2 बार प्रवाहित होता है। क्या लिखेंगे? दोहरे परिसंचरण में तंत्र में रुधिर एक चक्र में क्या लिखेंगे? रुधिर एक चक्र में हृदय से कितनी बार जाता है, प्रवाहित होता है? 2 बार प्रवाहित होता है। मानव परिसंचरण तंत्र में फुफ्फुसीय परिसंचरण तथा दैहिक परिसंचरण एक साथ दोहरा परिसंचरण तथा बनाते हैं। दोहरे परिसंचरण में शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर परस्पर नहीं मिलते हैं। फिर लिखेंगे उसके आगे, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की अधिक मात्रा शरीर के सभी भागों में भेजी जा सकती है। क्या लिखेंगे? दोहरे परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक चक्र में हृदय से 2 बार प्रवाहित होता है। जो आपका रुधिर यानी रक्त होता है वह एक चक्र में हृदय से कितनी बार प्रवाहित होता है? 2 बार प्रवाहित होता है। मानव परिसंचरण तंत्र में फुफ्फुसीय परिसंचरण तथा दैहिक परिसंचरण एक साथ दोहरा परिसंचरण बनाते हैं। दोहरे परिसंचरण में शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर परस्पर नहीं मिलते हैं। जब दोहरा परिसंचरण होता है तो उसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त नहीं मिलते हैं। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की अधिक मात्रा शरीर के सभी भागों में भेजी जा सकती है। आपका 12वां प्रश्न दिया है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? क्या दिया है 12वां क्वेश्चन? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? इसमें लिखेंगे, जाइलम के द्वारा जल का वहन केवल जड़ों से ऊपर की तरफ किया जाता है। इस कार्य के लिए
उत्तर में क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जाइलम, उसके बाद लिखेंगे जाइलम के द्वारा जल का वहन केवल जड़ों से ऊपर की तरफ किया जाता है। इस कार्य के लिए ऊर्जा नहीं लगती। क्या लिखेंगे, जाइलम, हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जाइलम के द्वारा जल का वहन केवल जड़ों से ऊपर की तरफ किया जाता है। इस कार्य के लिए ऊर्जा नहीं लगती। अगला प्रश्न नंबर है तीसरा, इसमें लिखे है दिया है फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रीन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। क्या दिया है, फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। उत्तर में एक तरफ हेडिंग डालेंगे कूपिकाएं, दूसरी तरफ डालेंगे वृक्काणु और कोष्टक में डाल देंगे नेफ्रॉन, यानी जो आपका वृक्काणु होता है उसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। कूपिकाओं की तरफ पॉइंट फर्स्ट डालेंगे, इसमें लिखेंगे कूपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, और इधर वृक्काणु द्वारा की तरफ डालेंगे पॉइंट फर्स्ट, वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। क्या लिखेंगे, कूपिकाओं की तरफ लिखेंगे कूपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, और वृक्काणु की तरफ लिखेंगे वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। इधर रक्त का आदान प्रदान वृक्काणु से होता है और कूपिकाओं में वायु का आदान प्रदान होता है। पॉइंट सेकंड कूपिका की तरफ लिखेंगे कूपिकाओं में वायु भरने पर वे आकार में फैल जाती हैं, और वृक्काणु की तरफ पॉइंट सेकंड लिखेंगे वृक्काणु में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती। क्या लिखेंगे, वृक्काणु में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती। नंबर तीसरा कूपिकाओं की तरफ लिखेंगे इनमें उत्सर्जन गैसीय रूप में होता है। कूपिकाओं में उत्सर्जन गैसीय रूप में होता है, और वृक्काणु में लिखेंगे पॉइंट थर्ड इनमें उत्सर्जन द्रव रूप में होता है। क्या लिखेंगे, वृक्काणु में इनमें उत्सर्जन द्रव रूप में होता है। पॉइंट फोर लिखेंगे कूपिकाओं में ये गोल गुहा आकृति की होती हैं जो फुफ्फुस में पाया जाता है। क्या लिखेंगे, ये गोल गुहा आकृति की होती हैं जो फुफ्फुस में पाया जाता है। पॉइंट फोर इधर वृक्काणु में लिखेंगे ये महीन धागे जैसी होती हैं जो वृक्क में पाई जाती हैं। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सत्य असत्य और रिक्त स्थान के बचे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला नंबर दिया है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन डैश के विघटन से बनती है। किससे बनती है, जल के विघटन से। क्या भरेंगे इसमें, जल के विघटन से। क्या भरा जाएगा, जल। नंबर सेकंड है पित्तरस। क्या दिया है आपका, पित्तरस में कोई डैश नहीं होता। पॉइंट सेकंड में दिया है नंबर 2 में पित्तरस में कोई डैश नहीं होता, तो क्या नहीं होता है, पित्तरस में एंजाइम भरा जाएगा इसमें। नंबर तीसरा है मनुष्य की आहार नाल का प्रथम अंग डैश है। क्या दिया है तीसरे नंबर में, मनुष्य की आहार नाल का प्रथम लिखा है, प्रथम अंग डैश है। तो कौन सा है मनुष्य की आहार का प्रथम अंग, मुख भरा जाएगा इसमें। नंबर चौथा है उंगली के आकार की संरचनाएं छोटी आंत में पाई जाती हैं, इन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या भरा जाएगा, रसांकुर। नंबर पांचवा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डैश रंग में नहीं होती है। किस रंग में नहीं होती है, भरा जाएगा हरे रंग में। नंबर छठा है शरीर में बिना पचा भोजन डैश में एकत्र रहता है। तो मनुष्य के शरीर में बिना पचा हुआ भोजन कहाँ एकत्र रहता है, मलाशय में। क्या भरेंगे, मलाशय में। नंबर सातवां है प्रकाश संश्लेषण केवल डैश पौधों में होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होता है? हरे पौधों में। क्या भरा जाएगा इसमें? हरे पौधों में। नंबर 8वां डैश डैश गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। तो कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है? CO2 भरेंगे इसमें 8वें में। नंबर 9वां है फेफड़ों से वायु का डैश डैश होता है। तो फेफड़ों से वायु का क्या होता है? आदान और प्रदान होता है। नंबर 10वां आपका है डैश डैश छोटी आंत में अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो छोटी आंत में अवशोषण के क्षेत्र को कौन बढ़ाते हैं? इसमें भरेंगे रसांकुर। छोटी आंत में अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, रसांकुर भरा जाएगा इसमें। नंबर 11वां है माइटोकॉन्ड्रिया में डैश डैश श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? वायवीय होता है, वायवीय। नंबर 12वां है आपका गैसों का संचरण डैश डैश द्वारा किया जाता है। तो गैसों का संचरण कैसे किया जाता है? रुधिर द्वारा किया जाता है। इसमें आपका भरा जाएगा रुधिर। अब आपके सत्यासत्य वाले बचे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके पेपर में पूरे नंबर प्राप्त हों और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहें। दिया है सत्य असत्य वाले प्रश्न। पॉइंट नंबर 1 है सामान्यतः प्रोटीन एंजाइम होती है। तो यह आपका सत्य है। क्या होती है? सामान्यतः प्रोटीन एंजाइम होती है, सत्य है। नंबर 2 है भोजन से शरीर का पोषण होता है। ये भी आपका सत्य है। नंबर 3 है रसांकुर श्वसन में क्या करते हैं? संचरण सहायक हैं। क्या है? रसांकुर श्वसन में सहायक हैं, ये आपका असत्य है। नंबर 4 है प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी है। ये भी आपका असत्य है। नंबर 5वां है विटामिन डी सूर्य की धूप से शरीर में बनता है। ये आपका 5वां नंबर सत्य है। नंबर 6 है लार का स्राव लाल ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। क्या दिया है? लार का स्राव लाल ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। ये भी आपका सत्य। नंबर 6 सत्य है। नंबर 7वां है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिकतम है। क्या दिया है? नंबर 7वें में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिकतम है। ये भी आपका सत्य है। नंबर 8वां है हरे पौधे विषम कोशी होते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नंबर 9वां है अमीबा में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। ये भी आपका सत्य है। नंबर 10वां है पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन कैसा एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये तो आपका सत्य हो जाएगा नंबर 10वां। नंबर 11वां है उत्सर्जन तंत्र की इकाई कूपिकाएं हैं। नंबर 11वां क्या दिया है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? कूपिकाएं हैं। ये आपका असत्य हो जाएगा नंबर 11वां। नंबर 12वां दिया है मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। तो मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। ये आपका सत्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। हम आपको और भी कंपटीशन लेवल के पढ़ना है तो और भी क्लास उपलब्ध करा देंगे। तो अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें जिससे कि आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।